तो स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास का टॉपिक है प्लेटो का उप आदर्श राज्य यानी द लॉज। चूँकि उप आदर्श राज्य का प्रतिपादन प्लेटो ने द लॉज में ही किया है और राजनीतिक विज्ञान पर लिखी गई प्लेटो की ये दूसरी महत्वपूर्ण पुस्तक है और इस पुस्तक को प्लेटो ने अपने जीवन के अंतिम समय में 347 ईसा पूर्व में इसको लिखा था और इसी वर्ष प्लेटो की मृत्यु है वो हुई थी। ये पुस्तक है, ये 12 भागों में विभाजित है और इस पुस्तक की रचना प्लेटो ने क्यों की, क्यों इसमें उपादर्श राज्य का प्रतिपादन किया, इसका कारण यह था कि प्लेटो ने लोकतंत्र के विकल्प के तौर पर अपने आदर्श राज्य का प्रतिपादन अपनी पुस्तक रिपब्लिक में किया और आदर्श राज्य का प्रतिपादन करने के बाद प्लेटो निरंतर उस आदर्श राज्य की स्थापना का प्रयास करता रहा, लेकिन उसको सफलता नहीं मिली। वहीं यूनानी नगर राज्यों में एक नगर राज्य था सिराक्यूज का राजकुमार था डियोनोसिस। उसको दार्शनिक शासक बनाने का प्रयास उसने किया, कई बार वह वहाँ गया, लेकिन उसके अनुभव ज़्यादा अच्छे नहीं रहे। तो जीवन भर प्लेटो आदर्श राज्य की स्थापना का प्रयास करता रहा और जीवन के अंतिम समय में उसके बाद समझ में आ गई कि इस तरह का आदर्श राज्य जो है वो पृथ्वी पर कहीं भी संभव नहीं है, क्योंकि वो आदर्श राज्य जो था वह आदर्श के अधिक निकट था, व्यवहारिकताओं से काफ़ी दूर था। और कुछ प्लेटो के विचारों में परिपक्वता आई, तब वो महसूस करने लग गया कि इस तरह का राज्य संभव नहीं है। तो अब क्या किया जाए, क्योंकि लोकतंत्र के तो वो पूरी तरह से विरुद्ध था, लोकतंत्र तो होना ही नहीं चाहिए और लोकतंत्र के विकल्प के तौर पर उसने आदर्श राज्य बताया, लेकिन आदर्श राज्य संभव नहीं था। तो क्या किया जाए, इसलिए उसने लोकतंत्र के विकल्प के तौर पर एक नई शासन प्रणाली का प्रतिरूप या मॉडल जो है वो प्रस्तुत किया। उस मॉडल को प्रस्तुत करने के लिए ही उसने अपनी पुस्तक द लॉज की रचना है वो की और इस द लॉज में उसने जो राज्य का प्रतिरूप प्रस्तुत किया है, मॉडल प्रस्तुत किया है, उसे ही प्लेटो का उपादर्श राज्य भी कहा जाता है, उसे उसका दूसरा श्रेष्ठ राज्य भी है वो कहा जाता है। ये जो उपादर्श राज्य जो कि रिपब्लिक में उसने बताया है, इस उपादर्श राज्य में प्लेटो ने जो आदर्श राज्य की जो अव्यावहारिकताएं थीं उनको बदल दिया और बदलकर उनमें एकदम व्यवहारिक बातों का प्रतिपादन है वो किया। तो इस उपादर्श राज्य की मुख्य बातें क्या थी? पहली जो विशेष बात थी उपादर्श राज्य की वो ये थी कि प्लेटो ने जहाँ अपने आदर्श राज्य में ज्ञान या विवेक की सर्वोच्चता की स्थापना की, उसके स्थान पर प्लेटो ने अपने उप आदर्श राज्य में यानी लॉज में उसने ज्ञान की सर्वोच्चता के स्थान पर कानून की सर्वोच्चता को है वो स्थापित है वो किया। जैसा कि आपको पता होगा, प्लेटो ने आदर्श राज्य में कानून के महत्व को स्वीकार नहीं किया। उसने आदर्श राज्य में शासन का अधिकार, संपूर्ण अधिकार है वो अपने दार्शनिक शासकों को ये वो दिया और ये कहा कि दार्शनिक शासक उच्च ज्ञान से परिपूर्ण है, इसलिए उन पर कानून का कोई बंधन नहीं होगा। तो आदर्श राज्य में उसने कानून के महत्व को ही जो है अस्वीकार कर दिया। तो उसके स्थान पर, और वो चूँकि अव्यवहारिक बात थी, बिना कानून के नियम के कोई भी व्यवस्था नहीं चल सकती। ये ऐतिहासिक अनुभव इस बात को प्रमाणित है वो करता है और उसी अव्यवहारिकता को प्लेटो ने महसूस कर लिया, इसलिए उसने अपने उप आदर्श राज्य में जो है वो कानून के महत्व को स्वीकार कर लिया और ये कहा कि शासक कोई भी हो वो कानून के अनुसार ही शासन करेगा। कानून राज्य में सर्वोच्चता किसी व्यक्ति के नहीं, कानून की है वो होगी। इस उपादर्श राज्य की जो दूसरी महत्वपूर्ण बात थी वो ये थी कि प्लेटो ने जहाँ आदर्श राज्य में उसने न्याय पर बल दिया था, उस न्याय व्यवस्था के स्थान पर उपादर्श राज्य में प्लेटो ने आत्मसंयम पर है वो बल दिया कि राज्य का संचालन न्याय के आधार पर नहीं बल्कि आत्मसंयम के आधार पर है वो होना चाहिए। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात थी वो ये थी कि प्लेटो ने उपादर्श राज्य के लिए एक विशेष प्रकार की भौगोलिक स्थिति और जनसंख्या के बारे में भी बताया। भौगोलिक स्थिति का मतलब ये है कि राज्य कहाँ स्थित होना चाहिए। तो प्लेटो ने लॉज में बताया है कि जो उपादर्श राज्य जो है वो समुद्र के किनारे स्थित नहीं होना चाहिए, समुद्र से
दूर स्थित होना चाहिए, सुरक्षित सीमाओं से घिरा होना चाहिए। समुद्र से दूर क्यों होना चाहिए? इसके पीछे जो प्लेटो ने कारण बताया है कि यदि राज्य समुद्र के किनारे स्थित होता है तो लोग व्यापार करते हैं, व्यापार ज़्यादा करते हैं तो उससे धन ज़्यादा आता है, धन ज़्यादा आता है, लोग अमीर होते हैं, और अमीर होते हैं तो लोग विलासी हो जाते हैं, भ्रष्ट हो जाते हैं। इसीलिए उसने कहा कि राज्य समुद्र से दूर स्थित है वो होना चाहिए। और इसके साथ ही उसने राज्य की जनसंख्या भी बताई है कि राज्य की जनसंख्या जो है वो 5040 ही होनी चाहिए, न इससे कम हो न इससे ज़्यादा हो। ये देखना शासक का काम है वो होता है। 5040 ही क्यों बताई? देखिए, आधुनिक राज्यों की दृष्टि से में ये 5040 बहुत कम है, लेकिन प्लेटो ने ये 5040 की जो जनसंख्या बताई है ये आधुनिक विशालकाय राष्ट्र राज्यों के संदर्भ में नहीं बताई। प्लेटो ने अपने समय के जो नगर राज्य थे उनके संदर्भ में जनसंख्या वो बताई है। और उस समय नगर जो राज्यों का आकार बहुत छोटा होता था, उनके जो नगर राज्य थे वो बहुत छोटे होते थे, उनका आकार वर्तमान के जो छोटे कस्बे होते हैं उन्हीं के बराबर का है वो होता था। और दूसरी बात ये कि उस समय राज्य में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को जो है नागरिक नहीं माना जाता था। उस समय जो व्यक्ति शासन प्रक्रियाओं में भाग लेते थे उन्हें नागरिक है वो माना जाता था। इस प्रकार उसने इन्हीं कारणों के आधार पर उसने जो राज्य की जो जनसंख्या है वो 5040 है वो बताई है। और इस उपाध्यक्ष राज्य की जो चौथी बात है वो ये है कि प्लेटो ने जहाँ अपने आदर्श राज्य में जो संपत्ति और परिवार को एक बुरी चीज़ के रूप में है वो चिन्हित है वो किया कि एक बुराई के रूप में उसने बताया कि परिवार और संपत्ति है वो राज्य को नुकसान पहुंचा सकती है, राज्य को भ्रष्ट कर सकती है। इसलिए आदर्श राज्य में उसने उनका उन्मूलन किया। लेकिन प्लेटो ने अपने जीवन के अंतिम समय में इस बात को स्वीकार कर लिया कि परिवार जो है सामाजिक व्यवस्था का आधार होता है, इसलिए परिवार का अंत उचित नहीं है। और उसी प्रकार उसने ये भी महसूस कर लिया कि संपत्ति की व्यवस्था है वो भी जरूरी है। इसलिए प्लेटो ने अपने पुस्तक द लॉज में, या ये कहें कि अपने उपाध्यक्ष राज्य में, परिवार और संपत्ति के महत्व को स्वीकार कर लिया और सभी लोगों को अपने परिवार रखने का अधिकार प्रदान कर दिया और सभी लोगों को संपत्ति का अधिकार प्रदान कर लिया। हालांकि उसने संपत्ति के अनियंत्रित अधिकार का समर्थन उसने नहीं किया। सीमित रूप में उसने सभी को संपत्ति संग्रहित करने और अर्जित करने का अधिकार है वो प्लेटो ने प्रदान है वो कर। और उपाध्यक्ष राज्य के लिए उसने एक व्यवहारिक शिक्षा योजना का प्रतिपादन भी किया, क्योंकि आदर्श राज्य वाली शिक्षा योजना जो थी वो व्यवहारिक नहीं थी। उसमें शिक्षा की अवधि जो है वो काफ़ी लंबी थी, 50 वर्ष की आयु तक उसमें शिक्षा ग्रहण करना पड़ता था, इसलिए वो व्यवहारिक नहीं थी। प्लेटो ने अपने उपाध्यक्ष राज्य के लिए एक व्यवहारिक शिक्षा योजना का प्रतिपादन किया, जिसमें उसने 2 चरण बताए, प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा जन्म से लेकर 10 वर्ष की आयु तक चलेगी और 10 से लेकर 25 वर्ष की आयु तक के माध्यमिक शिक्षा। और इसके भी 3 विषय उसने बताए, गणित, साहित्य और संगीत। और इस शिक्षा योजना में भी प्लेटो ने स्त्री और पुरुष दोनों को शिक्षा प्राप्त करने के समान अधिकार हैं उसने प्रदान किए। इसमें भी सबके लिए सैनिक प्रशिक्षण का प्रावधान है उसने किया है। अब बात करते हैं कि उपाध्यक्ष राज्य के लिए प्रशासनिक व्यवस्था किस तरह की होगी, शासन का स्वरूप किस तरह का होगा। तो प्लेटो ने तो लोकतंत्र से संतुष्ट था, न वह राजतंत्र से संतुष्ट था। इसलिए प्लेटो ने अपने उपाध्यक्ष राज्य के लिए एक ऐसी शासन प्रणाली का सुझाव दिया है जिसमें लोकतंत्र और राजतंत्र के दोनों को गुणागत समन्वय उसने किया है। इसमें उसने लोकतंत्र के गुण स्वतंत्रता का, राजतंत्र के गुण विवेक के साथ समन्वय करने का प्रयास है वो किया है। और इसके साथ ही प्लेटो ने अपने उपाध्यक्ष राज्य के लिए कुछ संस्थाओं का उल्लेख भी है वो किया, जिनके माध्यम से शासन का संचालन सुगमतापूर्वक है वो किया जा सके। जिनमें पहली संस्था उसने बताई है साधारण सभा। ये साधारण सभा आधुनिक समय की व्यवस्थापिकाओं के समान की एक संस्था उसने सुझाई है, जिसमें सभी राज्य के 5040 नागरिक इसके सदस्य होंगे। इसके बैठक वर्ष में 1 बार होगी और इसका काम होगा राज्य के लिए कानूनों का निर्माण करना, कानूनों में संशोधन करना और राज्य के अन्य पदाधिकारियों का निर्वाचन करना। दूसरी संस्था उसने बताई है वह है सलाहकार परिषद। सलाहकार परिषद जो है वो एक
37 सदस्यीय संस्था है जिसके सभी सदस्य 50 वर्ष की आयु से 70 वर्ष की आयु के बीच के होंगे और इसके इन सभी 37 सदस्यों का जो चुनाव है, निर्वाचन है, वो साधारण सभा करेगी। इसका काम होगा कि शासन के संचालन में प्रशासनिक परिषद को परामर्श देने का काम करे। और शासन के संचालन के लिए जो प्लेटो ने संस्था सुझाई है उसका नाम है प्रशासनिक परिषद। 360 सदस्य होंगे जो शासन का संचालन करेंगे। इसका काम होगा शासन का संचालन करना और इसका कार्यकाल प्लेटो ने बताया है 20 वर्ष। और एक अन्य संस्था बताई है प्लेटो ने जिसका नाम है न्यास परिषद, जिसको रात्रि परिषद भी है वो कहा जाता है, क्योंकि इसकी मीटिंग्स है, बैठक है, वो रात्रि में ही होती है। 10 सदस्य इसके होंगे और इसका काम होगा नागरिकों के नैतिक जीवन को नियंत्रित करना और निर्देशित करना। इसके अलावा नागरिकों के आपसी विवादों और झगड़ों का निपटारा करने के लिए प्लेटो ने एक व्यवस्थित जो है न्याय प्रणाली का प्रतिपादन भी उसने किया है, जिसमें स्थानीय स्तर से लेकर ऊपरी स्तर तक कुल 4 तरह के न्यायालयों का सुझाव उसने है वो दिए हैं। तो यह है प्लेटो का उपादर्श राज्य, जिसका प्रतिपादन उसने अपनी पुस्तक द लॉज में किया। तो मैंने अपने इस व्याख्यान में आदर्श राज्य और उपादर्श राज्य दोनों के बीच का जो अंतर है वो स्पष्ट करने का प्रयास किया है। आदर्श राज्य और उपादर्श राज्य का जो अंतर है वही मुख्यतः रिपब्लिक और द लॉज का अंतर भी है। तो वैसे मैं अंतर स्पष्ट कर चुका हूँ, लेकिन एक बार पुनः आपको बता देता हूँ कि रिपब्लिक और द लॉज के मुख्य अंतर क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि रिपब्लिक में प्लेटो ने ज्ञान की सर्वोच्चता को स्थापित किया है, उसके स्थान पर द लॉज में उसने जो है ज्ञान की सर्वोच्चता नहीं बल्कि कानून की सर्वोच्चता को है वो स्वीकार है वो किया है। इसका अर्थ ये भी है कि प्लेटो ने रिपब्लिक में जो है वो कानून को महत्व नहीं दिया, जबकि द लॉज में उसने कानून को पर्याप्त महत्व है वो दिया। रिपब्लिक में उसने लोकतंत्र की कटु आलोचना की है, जबकि लॉज में उसने जो है वो जो लोकतंत्र को कुछ हद तक उसने स्वीकार है वो कर लिया है। रिपब्लिक में उसने परिवार और संपत्ति को एक बुरी चीज़ माना है, जबकि लॉज में उसने संपत्ति के महत्व को भी स्वीकार कर लिया और परिवार के महत्व को भी स्वीकार कर लिया। रिपब्लिक है वो आदर्शात्मक अधिक है, जबकि लॉज जो है वो व्यवहारिक है वो अधिक है। जो चीज़ें व्यवहारिक हैं उन्हीं का प्रतिपादन दो लॉज में उसने है वो किया है। तो ये मेरा व्याख्यान आपको, आशा करता हूँ कि मेरा व्याख्यान आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद, बाय बाय।